हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाली सीरीज कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत ये मेरा छठा लेक्चर होगा। इससे पहले लेक्चर में आपको यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल और आदैतिहासिक काल मैंने आपको समझाया था, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, तो उसी तरह से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंड है, थोड़ा उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि नहीं। मतलब अब ऐसा नहीं कि किताब में एक एक शब्द जो लिखा हुआ है उनको वो ना आप पढ़ पाओगे ना वो पढ़ना ठीक है ना। तो एक एग्जाम का जो दायरा होता है, आयोग का जो ट्रेंड होता है, उसको मैं फॉलो करते हुए आपको निश्चित तौर पे एक बेहतर कंटेंट आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल और आदैतिहासिक काल की बात, अब मैं पहुंचता हूँ इसके ऐतिहासिक काल पे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं। देखिए, जब मैं ऐतिहासिक काल की बात करता हूं तो मैंने आपसे कहा ये वो काल है जिसके हमारे पास लिखित प्रमाण हैं और उनको हमने पढ़ भी लिया है। ऐसे काल को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जब उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल की मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो हमारा पहला जो यहाँ पे राजवंश रहा है, ठीक है। ऐतिहासिक काल के अंदर बेसिकली हम राजवंशों को पढ़ते हैं। तो जो पहला राजवंश कुलिंद का, ठीक है, कुलिंद जो है ये उत्तराखंड का प्रथम राजवंश था। जरा एक बात समझने का प्रयास करिए, यहां से आपसे क्या क्या पूछता है। देखिए, पहली बात, ये उत्तराखंड का पहला राजवंश, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो कुलिंद लोग थे ये शुरुआत में ये मौर्यों के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। मौर्य कौन थे? मौर्य मगध के अंदर एक संपन्न राज्य हुआ करता था जिसमें एक से एक बलशाली राजाओं ने वहाँ पे शासन किया है। उसमें सबसे प्रमुख एक राजा नाम आता है जिसका नाम है अशोक, ठीक है। अशोक ने क्या किया, पूरे भारत को एक तलवार के नीचे रखने में अशोक सफल रहा और भारत को एक अखंड स्वरूप अशोक ने दिया, ठीक है। तो जब पूरे भारत एक तलवार के नीचे है, वो तलवार अशोक की है, तो उत्तराखंड भी अशोक से इससे बाहर थोड़ी, भारत से बाहर, ठीक है। तो उत्तराखंड पे भी अशोक का ही क्या था यहाँ पे अधिकार था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड पे जो कुलिंद थे ये मौर्य के अधीन थे। कैसे पता चलता है? क्योंकि इसकी जानकारी हमें, इसकी जो जानकारी है, किसकी जानकारी? कुलिंदों की जानकारी। कुलिंदों की जानकारी हमको मिलती है देहरादून के कालसी अभिलेख से। एक अभिलेख है कालसी अभिलेख, कालसी अभिलेख कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका देहरादून में पड़ता है, हमें पता है। देहरादून में यमुना घाटी वाला जो एरिया है, ठीक है, बेसिकली जो डाक पत्थर वाला क्षेत्र है, वहां पे ये अभिलेख मिलता है। सर ये अभिलेख क्या होता है? कहीं पर भी लिखी हुई कोई भी बात होती है तो उसे अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना अभिलेखी न्यायालय, वो क्या करते हैं, जितने भी उनके पास जो चीजें होती हैं उन सब का वो अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो उनका अभिलेखी न्यायालय कहते हैं। कहीं पर भी लिखी कोई भी बात जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलेख कहते हैं। मैं आपको पहले भी समझाया था। देखिए यहाँ पे अभी जो कालसी अभिलेख है जो हमें कुलिंदों की जानकारी दे रहा है, इसके बारे में आपको कुछ बात आपको और ध्यान रखनी है। पहली बात, कहाँ है काम यहाँ पे? कालसी देहरादून में ही है, ठीक है। यमुना घाटी के आसपास वाला क्षेत्र जो है ये है। देखिए, कालसी अभिलेख में ये जो क्षेत्र है जहां पे ये है, इस क्षेत्र को, ठीक है, इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया। आपको ये ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, ये जो कालसी अभिलेख है ये एक मौर्यकालीन अभिलेख है, ये मौर्यकालीन है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए यहाँ पे, ये अशोक से संबंधित है। इसका संबंध अशोक से है क्योंकि अशोक का ये अभिलेख था। बेसिकली अशोक क्या, यहाँ पे अशोक ने पूरे भारत को एक अखंड स्वरूप दिया। तो अशोक की सीमा जहां जहां तक थी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में सभी जगह अशोक ने क्या कर दिए, अपने पिलर बनाए, उन पिलरों पर कुछ लिखा, वही अभिलेख है, बेसिकली स्तंभ अभिलेख। बात पहले बेटे, ठीक है, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। देखिए यहाँ पे अशोक का ये मौर्य संबंधित है। इसके अलावा इसमें जो जानकारी हमें मिलती है, इसमें हमें जो जानकारी मिल रही है, जानकारी, ठीक है, वो हमें कुलिंदों की जानकारी दे रहा है। ये जो अभिलेख हमें ये हमें कुलिंदों की जानकारी दे रहा है। क्लियर हो? ठीक है। इस अभिलेख के बारे में ध्यान रखना, इसकी जो भाषा है, इस अभिलेख की भाषा वह है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, ठीक है। बेसिकली जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपने जो उपदेश थे वो इसी भाषा में दिए थे, ठीक है। आपको पता होगा लगभग 6 सेंचुरी BC के आसपास की ये भाषा हुई थी, ठीक है। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जो भाषण वगैरह थे, ठीक है, उपदेश थे, वो उन्होंने पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। तो इसकी लिपि जो है वो प्राकृत है। अब जाहिर सी बात है, जब प्राकृत लिपि है, प्राकृत जो है वो संस्कृत से आई हुई, हम जानते हैं। सबसे पहले आपकी वैदिक संस्कृत हुआ करती थी, ठीक है, उसके बाद आपकी लौकिक संस्कृत आई, ठीक है, फिर आपकी पाली आई, फिर आपकी प्राकृत आई। इसका मतलब ये किससे आ रखी है? संस्कृत से आ रखी है। तो इसकी आदि जननी कौन है? संस्कृत है। और संस्कृति की संस्कृत की जो लिपि होती है, जिसमें संस्कृत भाषा लिखी जाती है, उस लिपि को हम बोलते हैं कौन सी? ब्राह्मी लिपि। इसका मतलब ये जो है किस लिपि का है? ब्राह्मी लिपि का है, ठीक है। देखिए, कालसी के बारे में आप एक बात और ध्यान रखिएगा, वो ये कि जो कालसी अभिलेख है इसका मुख्य विषय क्या है? मुख्य
मैं मुख्य विषय की बात कर रहा हूं। देखिए अशोक की जो अभिलेख हुआ, जो पिलर हुआ करते, मैं अनेक बातें लिखी होती थी। बेसिकली अशोक वहां की जनता को क्या बोलना चाह रहा है, जैसे इसने कालची में लगा रखा है, तो कालची की जनता को ये क्या बोलना चाह रहा है, इसके क्या उपदेश हैं, मतलब क्या इसके ऑर्डर हैं, बेसिकली राजा के ऑर्डर ही हैं, तो क्या ऑर्डर हैं वो इन अभिलेखों में लिखे होते थे। तो यहां का जो मुख्य विषय है वह है मानव व पशु चिकित्सा, मानव व पशु चिकित्सा, बात पहले मानव पशु चिकित्सा यहाँ का मुख्य विषय है। ठीक, तो कालची के बारे में अगर आपको इतनी जानकारी है तो आपका प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, देखिए अब देखिए आप दूसरी बात करते हैं। जो कुलिंद वंश था, इसका प्रमुख राजा, इसका प्रमुख अगर मैं राजा की बात करता हूं तो इसका प्रमुख, कुलिंदों का जो प्रमुख राजा था वो राजा था अमोघ भूति। इसका नाम क्या था पे? अमोघ भूति इसका नाम था, मैंने यहां पे लिखा है, इसका नाम था अमोघ भूति। कैसे पता चलता था इसका? यहाँ पे जो अमोघ भूति था ये सबसे प्रमुख राजा था, क्योंकि इस काल के जो राजा हुए हैं उनमें सर्वाधिक सिक्के, क्या मतलब पे सर्वाधिक जो हमें सिक्के मिले हैं वो हमें अमोघ भूति के ही मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के हमें अमोघ भूति के ही मिले हैं, जिस आधार पे हम बोलते हैं कि अमोघ भूति जो है वो इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली ये राजा रहा था। बात आपको पल्ले पड़ रही, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 36 प्रकार के भी सिक्के मिले हैं, ठीक है, और भी सिक्के मिले हैं, यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार के भी सिक्के मिले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिक्के जो हमें इन कुलिंदों की जानकारी दे रहे हैं वो है अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। ठीक है, इसी आधार पर हम बोलते हैं कि अमोघ भूति जो है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको एक बात आपको और ध्यान रखने के बारे में, वो ये कि एक हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास है इसके बारे में जानकारी हमको महाभारत से मिलती है। महाभारत, ठीक है, महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारतों में कुलिंदों के लिए एक शब्द यूज किया गया है। ठीक है, महाभारत में कुलिंदों के लिए एक शब्द यूज किया गया है। कुलिंदों को महाभारत में द्विज श्रेष्ठ कहते हैं। द्विज श्रेष्ठ क्या बोलते हैं यहाँ पे? द्विज श्रेष्ठ इन्हें कहा गया। ठीक है, द्विज का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना। द्विजो, जो मतलब होता है जन्मा, द्वि मतलब दो बार। ठीक है, जिसका जन्म दो बार हुआ है उसे ही श्रेष्ठ कहा गया है, यानी कि जो कुलिंद थे वो द्विश्रेष्ठ थे। बेसिकली जो दो बार जन्म उसका माना गया है जिसका उपनयन संस्कार हुआ करता था। ठीक है, उपनयन संस्कार एक प्रकार का जो आजकल हमारा जनेऊ प्रथा होती है इसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल हुआ करता था उसमें ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के बीच का जो समय था, शुरू के 500 साल, ठीक है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने भी वर्ण हुआ करते थे सभी को उपनयन संस्कार का अधिकार हुआ करता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन लोग तो उपनयन संस्कार कर सकते थे, लेकिन शूद्रों को जो था उपनयन संस्कार से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, और वहीं से फिर शूद्रों को जो है, ठीक है, मतलब अनार्य मानना एक्सेप्ट किया लोगों ने। इतनी बात आपको पल्ले पड़ी, ठीक है, मतलब वहीं से जो उपनयन संस्कार को नहीं दिया गया तो वहीं से ऐसा माना गया कि ये क्या है, ये जो है अनार्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये कौन है, इनका उपनयन संस्कार इसका मतलब होता है। ठीक है, और ये कौन है यहाँ पे, ये द्विश्रेष्ठ, इसीलिए इनको यहाँ पे द्विश्रेष्ठ कहाँ यहाँ पे, महाभारत के अंदर। ठीक है, चलिए जबकि देखिए यहाँ पे जो ये कालची अभिलेख है, जो ये वाला अभिलेख है, चलो मैं यही लिखता हूं, जो कालची अभिलेख है यहाँ पे कुलिंदों के लिए एक शब्द यूज हुआ है वो है पुलिंद। कौन सी इनके यहाँ पे, इनके लिए एक शब्द यूज हुआ है उसे हम पुलिंद कहते हैं। कालची अभिलेख के बारे में एक बात और ध्यान रखना, कालची अभिलेख की खोज, कालची अभिलेख की जो खोज हुई थी, ठीक है, वो 1860 में इसकी खोज की गई थी। एक आदमी का नाम था फॉरेस्ट महोदय, क्या था पे, फॉरेस्ट महोदय ने इसकी खोज की थी। आप ये ध्यान रखना। ठीक, चलो अब देखो कुलिंदों के बाद यहाँ पे जिन लोगों ने राज किया वो हुए शक। सबसे पहले कौन थे, कहा यहाँ पे आपके कुलिंद हुए। कुलिंदों के बाद राज जिसने किया यहाँ पे वो आपके शक हुए। ध्यान रखना पे, ये जो शक थे, शक सूर्य के उपासक हुआ करते, यही इनका प्रमाण है, ये सूर्य उपासक हुआ करते थे। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सूर्य मंदिर हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भैया यहाँ पे जो थे वो शक लोग यहाँ पे रहा करते। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3 मंदिर हैं। मंदिरों को हम बाद में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन 3 मंदिरों के नाम आपको बताता हूँ। इसमें पहला जो मंदिर है वो आपका है कटारमल। कटारमल आपका पहला मंदिर है जो आपका अल्मोड़ा में है। ये एक सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में। ठीक है, राजा कटारमल ने ये बनाया था, एक कत्यूर वंशी राजा हुआ करता। ठीक है, कटारमल के बारे में पढ़ने लायक बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे पढ़ेंगे। देखिए पे दूसरा जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर सूर्य मंदिरों में, ये आपका एक है पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये पलेठी का ये कहाँ पड़ता है, ये आपका टिहरी के अंदर पड़ता है। इसके बारे में पढ़ने लायक चीजें हैं। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी, कौन राजा था, बाद में क्या क्या हुआ, ये सब। ठीक है, तीसरा आपका एक आता है कंडारा सूर्य मंदिर। कंडारा सूर्य मंदिर एक आपका मंदिर आता है। ये सर कहाँ है, ये आपका रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में
ठीक है। अगर आपको जो शकों के बारे में आपको अगर इतनी बात आपको पता है तो फिर आपको इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए शकों के बाद जो अब यहाँ पे आए हैं वो है कुषाण। शकों के बाद कौन है यहाँ पे? शकों के बाद यहाँ पे कुषाण आए, ठीक है। देखिए जो कुलिंद थे ये शुरुआती दौर में यहाँ पे रहे थे, तो तराई वाले क्षेत्र में बेसिकली वो रहते थे। कुलिंद लोग कहाँ रहते थे? जो उत्तराखंड का जो तराई वाला एरिया था यहाँ रहते थे। बाद में कुलिंदों किसने भगा दिया? शकों ने भगा दिया। और अब तराई में कौन आ गए? यहाँ पे अब यहाँ पे शक आ गए तराई में। तो शक भी जो थे ये तराई में ही ये लोग रहा करते, ठीक है। कुषाणों की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए यहाँ पे कुषाणों के बारे में जानकारी हमें जहां से मिली हुई है, मतलब बेसिकली इनके जो सिक्के वगैरह हैं, ठीक है, इनके जो हमें यहाँ पे अवशेष मिले हैं, अवशेष मतलब जहां से इसकी हम जानकारी जुटा पाए हैं, ठीक है, वो जानकारी हम 3 जगह से जुटा पाए हैं। बस आपको 3 जगह ध्यान रखनी है, ठीक है। पहले ही आपका यहाँ पे वीरभद्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीरभद्र का है सर, इसे हम वर्तमान में हम ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेश, जो ऋषिकेश है उसे हम वीरभद्र कहते हैं। दूसरा है मोरध्वज, ठीक है। जो मोरध्वज वाला एरिया है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में इसको हम कोटद्वार कहते हैं, इसको हम यहाँ पे कोटद्वार कहते हैं, कोटद्वार, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे इनकी जानकारी हमें मिलती है वो हमें मिलती है गौविशाण से। कहाँ से मिलती है हमको? यहाँ पे गौविशाण से मिलती है। और ये कहाँ है? वर्तमान में जो काशीपुर वाला एरिया है उसमें, वहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए तो बिहार हमको ऋषिकेश, कोटद्वार और ये हमें काशीपुर वाले एरिया में दिख रहे हैं, मतलब हमें नीचे दिख रहे हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड का जो ये वाला एरिया है, इन लोगों ने कहाँ राज किया, मतलब जहां से ये लोग मिल, यहाँ पे इधर आपका ये काशीपुर वाला एरिया हो गया, ठीक है, इधर आपका एक कोटद्वार हो गया पौड़ी के अंदर, ठीक है, और इधर आपका ऋषिकेश होगा देहरादून में। मतलब इस वाले क्षेत्र में कुषाणों ने क्या किया? यहाँ पे राज किया, ठीक है। इन्हीं के समकालीन उत्तराखंड के उत्तर में इधर चमोली वाले एरिया में सेम इन्हीं के समकालीन यहाँ पे योद्धे लोग रहा करते। कौन यहाँ पे योद्धे लोग रहा करते थे। ये जो योद्धे हैं देखिए यहाँ पे, कहाँ पे, यानी कि इनके समकालीन थे, अलग नहीं है, ठीक है। इनके समकालीन ही कौन है? योद्धे हैं। इनके कुषाण जो हैं इनके समकालीन इनके समकालीन जो हैं वह योद्धे। आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। योद्धे जो लोग हैं ये कहाँ रह रहे हैं? ये रह रहे हैं कहाँ? तराई में। ये इनकी जगह पे आएंगे लोग, ये तराई में रह रहे हैं। और ये लोग कहाँ रह रहे हैं? ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे मतलब थोड़ा उत्तर वाला पर्वतीय वाले एरिया में, पर्वतीय जो अपना एरिया है ऊपर साइड में लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो योद्धे लोग हैं इनकी जानकारी हमको बेसिकली 2 जगह से मिलती है। आपको बस ये 2 जगह याद रखनी है। इनकी जो जानकारी हमें 2 जगह से मिली। पहला आपका यहाँ पे कालो डांडा। पहले कौन सा? पे कालो डांडा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वर्तमान में इस कालो डांडा, ठीक है, वर्तमान में जो लैंसडाउन वाला एरिया है, वर्तमान में जो लैंसडाउन वाला एरिया है वहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है योद्धियों की। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा जो देहरादून का जौनसार वाला क्षेत्र है, जौनसार वाला, ठीक है, देहरादून के जौनसार वाले क्षेत्र से भी हमको योद्धियों की जानकारी मिलती है। आपको मेरे पल्ले पढ़ के दिए। अब हुआ क्या? योद्धे कहाँ हैं? उत्तर में है। दक्षिण में कौन है? कुषाण है। योद्धे और कुषाण आपस में भिड़ गए। योद्धे और कुषाण क्या हो गया? आपस में भिड़ गए। अब जब योद्धे और कुषाण आपस में भिड़ गए, मतलब कुछ इस तरह से, अगर आप कंडीशन थोड़ा समझना चाहोगे तो मैं आपको समझाना, ठीक है। योद्धे कहाँ है? योद्धे आपके ऊपर है, ठीक है, और कुषाण कहाँ है? कुषाण आपके नीचे है। ये जो योद्धे और कुषाण है ये दोनों क्या हो गए? आपस में भिड़ गए हैं। भिन्न देखिए आप जीते, कोई भी युद्ध जब होता है तो जीते भले कोई, लेकिन नुकसान दोनों का होता है, ठीक है। योद्धियों ने कुषाणों को हरा दिया, लेकिन इनकी भी सत्ता क्या हो गई? बहुत कमजोर हो गई। इस वजह से ये लोग यहां तक अपना अधिकार नहीं कर पाए यहां तक ये लोग, ठीक है। मतलब इन्होंने लूटपाट करी यहां पे। अब देखिए, और इनके पास इतनी सेना भी नहीं है कि ये लोग यहां आक्रमण कर सके। अब हुआ क्या? देखिए इस टाइम पे जो कुलिंद थे, जब क्या हुआ, शकों ने कुलिंदों को भगाया, तो कुलिंद जो थे बेचारे ये सीमांत क्षेत्रों में जाकर के ये लोग रहने लग गए इस साले, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे आपके इधर आपके कुलिंद हो गए, ये आपके जो सीमांत क्षेत्र है इधर पे जाकर के ये लोग रहने लग गए। जब योद्धियों ने कुलिंदों को यहां से भगा दिया तो कुलिंद जो थे ये लोगों ने एक बार फिर से इधर अधिकार कर लिया, ठीक है। कुलिंदों ने क्या कर लिया? एक बार फिर से इधर अधिकार कर लिया। इसका मतलब अब तराई में दोबारा कौन आ गए? दोबारा कुलिंद आ गए। तराई में अब दोबारा कौन से आ गए? यहाँ पे कुलिंद आ गए। कुलिंद जब दोबारा तराई पे आए, इन्होंने एक राज्य की स्थापना करी, ठीक है। एक इन्होंने नया राज्य बसाया। उस नए राज्य का, ठीक है, इन्होंने क्या बसाया? यहाँ पे एक नया राज्य बसाया। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है, इन्होंने तराई में एक नया राज्य बसाया, उसे बोलते हैं कंतर्वपुर। क्या बोलते हैं उसका? पे इस नए राज्य का नाम रखा गया, इसे कर्तव्यपुर भी कहते हैं, कर्तव्यपुर,
ठीक है, या मतलब कर्तव्य, ये री की मात्रा लगी हुई है, ये रॉ है, ठीक है, कर्तव्यपुर। और दूसरा इसी को बोलते हैं कंतर्वपुर, ठीक है, पुर ऐसे इसे बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो सही नाम है वह है कर्तरपुर, ऐसा कर्तरपुर, ठीक है। कुलिंदो ने यहाँ पे अपना नया राज्य तो स्थापित कर लिया, ठीक है। कुछ किताब में बताते हैं कि ये हिमाचल और रोहेलखंड वाला जो एरिया था, थोड़ा बरेली वाला और थोड़ा हिमाचल वाला, उस साइड में भी ये वाला एरिया था, ठीक है। मतलब इन लोगों ने इस राज्य का निर्माण, मतलब जो क्या पे इस राज्य की स्थापना हिमाचल यानी कि थोड़ा इस ये वाले एरिया में, मतलब इधर वाले एरिया में इन्होंने करी थी। मतलब ये उत्तराखंड का जो ये वाला, ये अपना ये कौन सा, ये तराई वाला एरिया है, यानी कि आपका दून वाला एरिया है, दून के पीछे जो ये वाला एरिया है, मतलब ये वाला एरिया बेसिकली इन्होंने यहाँ करके ऐसा बताते हैं, मतलब हम इसको ओवरऑल इसको हम तराई ही मान ले रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तराई में नया राज्य यहाँ पे कंतरपुर बचाया, लेकिन ये इस राज्य को स्टैब्लिश नहीं रख सके। जो कत्यूर लोग थे, मतलब सॉरी जो कुलिंद लोग थे, ये इस राज्य को स्टैब्लिश नहीं रख सके। इनको बहुत जल्दी ही यहाँ से भगा दिया किसने, नागों ने, ठीक है। नाग जो वंश के लोग थे ये कुलिंदों के बाद यहाँ पे आए, ठीक है, मतलब योद्धियों के बाद आए, बीच में कुलिंद फिर से घुस गए हैं। इन्होंने क्या कर दिया, इनको यहाँ से फिर से भगा दिया, ठीक है। इसकी जो जानकारी मिलती है हमको यहाँ पे, वो हमें मिलती है यहाँ से जो नागवंशी जो यहाँ पे राजा रहे हैं, ठीक है, उनसे हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। बेसिकली देखिए आप इधर बात समझिए, नागवंश की जानकारी हमको एक तो मिलती है हमको यहाँ पे जो नाग मंदिर है, जो यहाँ के जो नाग मंदिर है, ठीक है, नाग मंदिरों से हमें इनकी जानकारी मिलती है। और दूसरी बात, इनकी जो प्रमुख नाग मंदिर कौन सा, सेम मुखेम, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपका। और दूसरा पे आपका बेरी नाग वाला भी है, जरा ध्यान समझिए यहाँ पे। अब नाग मंदिरों की जानकारी हमें, नागों की जानकारी एक तो हमें यहाँ से मिलती है, और दूसरा हमें इनकी जानकारी मिलती है गोपेश्वर से। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है सर, ये पड़ता है चमोली के अंदर। क्या है सर, यहाँ पे एक अभिलेख मिलता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक मंदिर है, गोपेश्वर का मंदिर है, ठीक है। भगवान शिव का जो ग्वाल यानी ग्वाला वाला रूप है उसका यहाँ पे मंदिर है, महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पे एक त्रिशूल गड़ा हुआ है, इस मंदिर में एक त्रिशूल गड़ा हुआ है, त्रिशूल, इस मंदिर के अंदर एक त्रिशूल गड़ा हुआ है, ठीक है। इस त्रिशूल में जो इसका मतलब पिलर है, मोटा वाला पिलर, इसमें कुछ राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नागवंशी राजाओं के नाम आते हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो नाम आता है, पहला नाम, ठीक है, वह है स्कंद नाग। पहला कौन है आपका यहाँ पे, स्कंद नाग, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे विभु नाग, ठीक है। तीसरा यहाँ पे अंशु नाग, और चौथा आपका यहाँ पे गणपति नाग, ठीक है। ये जो 4 नागवंशी जो राजा हैं उनकी जानकारी हमको यहां से मिल रही है। ये भी प्रमाणित करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो था आपका नागवंश रहा करता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन सभी राजाओं में ऐसा माना गया है कि सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो आपका गणपति नाग हुआ करता है, ठीक है। सबसे जो शक्तिशाली राजा है वो यहाँ पे वो गणपति नाग हुआ करता था। अब जरा एक बात समझ देखिए, यहाँ पे जो नाग थे ये लोग भी अपने आप को बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उसका मुख्य कारण क्या था, क्योंकि जो सेंटर में सत्ता थी, सेंटर में बोली तो सत्ता कहाँ, मगध के अंदर जो सत्ता थी, ठीक है। जैसे आजकल हमारा जो सेंटर है वो दिल्ली है, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं बैठता है। तो उस टाइम पे जो राजा था, मतलब पूरा अखंड भारत का जो एक मेन हीरो हुआ करता था वो मगध में बैठता था। मौर्य के टाइम पे अशोक हुआ करता था, ठीक है। गुप्तों के टाइम पे फिर अनेक गुप्त राजाओं ने वहां पे शासन किया। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की, बाद में स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त, ठीक है, अलग अलग ये लोग बाद में आए। लेकिन जब गुप्त भी खत्म हो गए, जरा बात समझने का प्रयास करिएगा, अगर आप समझ पाओ तो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था, कहां, मतलब यहाँ पे केंद्र, अगर हम अभी केंद्र बोले तो दिल्ली होगा, लेकिन उस टाइम पे केंद्र बोलूंगा तो कहां होगा, मगध में क्या था, मगध में पहले मौर्य हुआ करते थे, ठीक है। मौर्य के बाद यहाँ पे गुप्त आए, गुप्तों का शासन भी ठीक रहा। गुप्तों में पहले जो शासक हुआ जिसने इसकी स्थापना करी वह आपका श्रीगुप्त हुआ, देखिए श्रीगुप्त। और जो इसका अंतिम शक्तिशाली राजा था उसका नाम था स्कंदगुप्त। क्या था पे, स्कंदगुप्त इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। ये जो स्कंदगुप्त है इसके समय यहाँ पे हुणों का आक्रमण कर दिया, हुणों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। हालांकि जीत इसी की हुई, लेकिन हुणों ने क्या कर दिया, इनको बर्बाद कर दिया। तो इसके बाद जो गुप्त वंश था वो पिछड़ता चला गया। लेकिन गुप्तों के बाद में एक और शक्तिशाली राजा है यहाँ पे, ठीक है, गुप्तों की बाद, उसे बोलते हैं उत्तर गुप्त के टाइम पे, उसका नाम था हर्षवर्धन। कौन यहाँ पे, हर्षवर्धन आया, ठीक है, हर्षवर्धन आया। जो ये हर्षवर्धन था, इस हर्षवर्धन के समय एक बार फिर से जो मौर्यों में जो काम अशोक ने किया था, पूरे भारत को एक छत के नीचे, अशोक को एक छत के नीचे पूरे भारत को रखने का,
वो काम उत्तर गुप्त काल में फिर से एक बार हर्षवर्धन ने कर दिया। ठीक है, पूरा भारत अभी क्या है, अखंड भारत हो चुका है एक बार फिर से, और पूरा भारत हर्षवर्धन की तलवार के नीचे रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड भी अब यहां से बाहर थोड़ी ना है। उत्तराखंड कौन सा भारत से बाहर है? तो जिस टाइम पे अशोक था तो अशोक का भी अधिकार उत्तराखंड में था, अशोक का भी अधिकार उत्तराखंड था। ठीक है, तो अब हर्ष जब आ गया है तो हर्ष का भी अधिकार कहां गया? उत्तराखंड के अंदर आ गया। लेकिन ध्यान रखना, हर्ष यहां पे खुद नहीं आया। हर्ष ने यहां पे जो शासन किया है वो किया अपने सामंतों के माध्यम से। ठीक है, तो इसके बाद तो नागों के बाद यहां पे मोखरी आए। अब मोखरी देखिए, यहां पे मोखरी कौन थे? मैंने आपको कल समझाया था, यूपी के कन्नौज इनका जो मेन सेंटर हुआ करता था। मगर मगध तो था ही था, लेकिन थोड़ा पश्चिम को भी ये लोग आ गए थे, बिहार के पश्चिम में, यानी कि यूपी के अंदर। ठीक है, ये कहां पड़ता है आपका? यूपी के अंदर पड़ता है। एक जगह पड़ती है आपकी यूपी के अंदर, यहाँ पे कन्नौज, कन्नौज में पे इनका मेन सेंटर हुआ करता था। और यहाँ का जो राजा हुआ करता उसका नाम था हर्षवर्धन हुआ करता था। एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे हुआ क्या था। हर्षवर्धन जो था ये उत्तर गुप्त में था, उत्तर गुप्त काल में था। जरा बात आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उत्तर गुप्त काल में था। उत्तर गुप्त काल से पहले काल था आपका गुप्त काल। गुप्तों से पहले यहाँ पे मौर्य हुआ करते थे। ठीक है, मौर्य हुआ करते थे। मौर्यों के समय क्या था, एक राजा हुआ करता था आपका अशोक। मैंने आपको समझाया अभी, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीजें यहाँ पे देखें। अशोक था, अशोक के समय जिस तरह से पूरा भारत एक तलवार के नीचे था, एक अखंड भारत था और पूरे भारत पे अशोक का अधिकार था, सेम ऐसे ही उत्तर गुप्त काल में राजा हुआ हर्षवर्धन, हर्ष राजा हुआ। और इसके समय भी पूरा भारत जो था वो एक ही तलवार के नीचे हुआ, वो हर्षवर्धन की तलवार हुई। ठीक है, अखंड भारत था। और जब अखंड भारत है तो उत्तराखंड भी इससे बाहर नहीं है, तो उत्तराखंड में भी नागों के बाद जो मोखरी आए, मतलब कौन आए? यहाँ पे हर्ष ने यहाँ पे शासन किया। लेकिन हर्ष ने यहाँ पे खुद शासन नहीं किया, हर्ष यहाँ पे खुद नहीं आया। ठीक है, हर्ष ने उत्तराखंड के अंदर क्या करा? हर्ष ने उत्तराखंड के अंदर अपना एक सामंत बिठाया, अपने, जिसका नाम क्या हुआ? इसका जो यहाँ पे सामंत हुआ, इसने सामंत बिठाया, उसका नाम है यहाँ पे यशोवर्मन। यशोवर्मन जो हुआ उसका नाम है, मैंने आपको ये समझाया। अगर एक बात और समझिए, आप ये देखिए, यहाँ पे जरा एक बात समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पे, यानी कि उत्तराखंड के अंदर हर्ष नहीं आया, सामंत कौन आया? यशोवर्मन आया। इसका मतलब यह है नागों के बाद उत्तराखंड के अंदर जो हर्ष का शासन चला वो कैसे चला? यहाँ पे वो चला सामंत, वो चला आपका यहाँ पे सामंतवादी शासन। आपका समझ में आ रहा है? कौन चला? यहाँ पे सामंतवादी शासन चला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो सामंतवादी शासन है हर्ष का, इसकी जानकारी, इसकी हमें जो जानकारी मिलती है, आपको जो पता होना चाहिए इसके बारे में, इसकी जानकारी में हमको मिलती है। एक आदमी था बाणभट्ट, एक आदमी कौन? यहाँ पे बाणभट्ट एक आदमी है। ठीक है, ये जो बाणभट्ट एक आदमी है, इसने किताब लिखी। इसने क्या करी? यहाँ पे इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र इस बुक का नाम है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बारे में ये कुछ बातें आपको बताता है। ठीक होगा? ठीक है, ये बोलता है कि हर्ष के समय ये आया था यहाँ पे। ठीक है, और इसने क्या किया? ठीक है, हर्ष के समय कौन पे? बाणभट्ट ने। और इसी में लिखा हुआ कि हर्ष के समय यहाँ पे एक चीनी यात्री आया था, यहाँ पे एक चीनी यात्री आया। किसमें लिखा हुआ? इस बुक के अंदर। किसमें? हर्षचित्र में। उसका नाम था वेनसांग। उसका नाम क्या पे? वेनसांग। ये वेनसांग वो आदमी है जिसने हरिद्वार को, जो हरिद्वार है, इसको इसने मायापुर कहा, मायापुर। ठीक है, ठीक है, इसको इसने यहाँ पे मायापुर कहा। मैंने आपको एक बात ये समझा दी है, तो आपको ध्यान रखना। यहाँ पे हर्ष के समय कौन आया? यहाँ पे वेनसांग आया। ठीक है, और वेनसांग ने हरिद्वार के बोला पे मायापुर बोला। हर्ष तब तक जिंदा था, जो हर्षवर्धन था ये जब तक जिंदा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको ये जानकारी होगी कि हर्ष का जो शासन काल रहा वो 606 बीसी से लेकर के 647 तक रहा। तो जब तक हर्ष का शासन काल था यहाँ पे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हर्ष मर गया, यानी कौन मर गया? यहाँ पे 647 में जब हर्ष मर गया, तब उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ का शासक था, मतलब इसका सामंत था, कौन? यहाँ पे यशोवर्मन जो सामंत था। ठीक है, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसने कहा भैया अब कोई नहीं, हर्ष मर गया, हर्ष अब हम क्या है? हम ही आपके राजा हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो यशोवर्मन है इससे थोड़े ना लोग डर रहे हैं। लोग तो किससे डरते थे? हर्ष से, इसकी तलवार से डरते। लोग इससे थोड़ा ना, ये तो सामंत है। ठीक है, इसलिए इससे कोई डर नहीं रहा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, तो वैसे ही उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया।
ठीक है। उत्तराखंड जो पहले एक राजा के अधीन था, हर्ष के अधीन, अब उत्तराखंड कई राजाओं के अधीन आ गया। इसे बोलते हैं बहुराजकता का काल। क्या बोलते हैं बे? इसे बोलते हैं बहुराजकता। यानी कि यशोवर्मन के बाद या मतलब हर्ष की मृत्यु के बाद यहां पे जो काल चला वो चला यहां पे बहुराजकता। बहुराजकता काल सर ये क्या होता है? ठीक है, जब एक राज्य के अधीन, जब क्या होता है आपका, एक राज्य के अधीन राज्य में बहुत राजा होते हैं। ठीक है, मतलब एक राज्य में बहुत राजा होते हैं, बहुत राजा, उसे हम क्या बोलते हैं पे? बहुराजकता का काल। देखिए आप एक बात समझे यहाँ पे, अभी जो जो मतलब बहुत सारे राज्य थे यहाँ पे, एक नहीं है, बहुत है। तो बहुत राज्यों में 3 राज्य इसमें आपके प्रमुख हुआ करते थे। कितने राज्य आपका पे? बहुत राज्यों में आपके 3 राज्य यहाँ प्रमुख है। पहले राज्य का नाम है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर आपका यहाँ पे सबसे प्रमुख राज्य हुआ करता है। दूसरे राज्य का नाम है आपका यहाँ पे शत्रुनगर। शत्रुनगर ये आपका दूसरा राज्य है। वर्तमान में ये जो आपका, ठीक है, सहारनपुर वाला एरिया है, वो वाला एरिया है। और तीसरा जो यहाँ पे जो प्रमुख राज्य था वो था गौविशाण। गौविशाण, ठीक हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे राजा थे। उनमें सबसे प्रमुख कौन है? ये 3 थे। इनमें से भी सबसे प्रमुख जो था वो था ब्रह्मपुर। कौन था पे? वो ब्रह्मपुर हुआ करता था। और ये ब्रह्मपुर जो था, इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो यही ब्रह्मपुर हुआ करती थी, ब्रह्मपुर। ठीक है, वर्तमान में जो दूधा तोली वाला क्षेत्र है, वर्तमान जहां पे आपका दूधा तोली वाला जो वर्तमान में क्षेत्र है वो वाला ये क्षेत्र आता है। सर दूधा तोली वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ये आपका चमोली, और ये आपका इधर, ये आपका चमोली का नीचे वाला एरिया हो गया। ठीक है, और इधर आपका पौड़ी, इधर अल्मोड़ा से लगा हुआ आपका जो एरिया है इसे बोलते हैं दूधा तोली। ठीक है, ये वाला एरिया कौन सा आपका पे? ये पूरा आपका यहाँ पे दूधा तोली कहलाता है। ठीक है, चलिए इनकी राजधानी कहाँ यहाँ पे? यही हुई, कहाँ बोला पे? दूधा तोली के अंदर। इस ब्रह्मपुर में जो राज्य था उस राज्य का नाम हुआ पौरव वंश। क्या बोलते हैं इसका पे? इसे पौरव वंश कहा गया। आपको बात समझ आ रही है? इसे क्या बोलेगा? इसे पौरव वंश। अब देखिए ये जो पौरव वंश था, इस पौरव वंश की जानकारी, ये जो पौरव वंश है इसकी प्रमुखतः हमें जो जानकारी मिलती है, ठीक है, वो हमको मिलती है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से हमें सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अल्मोड़ा से एक्चुअली हमें कुछ सिक्के मिले हैं 1915 में। अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है तालेश्वर। क्या पड़ती है यहाँ पे? अल्मोड़ा में तालेश्वर नामक एक जगह पड़ती है, जहां से हमें क्या मिले? यहाँ पे पौरव वंश के हमें इनके सिक्के मिले हैं। ठीक है, उन सिक्कों पे कुछ राजाओं के नाम है, जिससे हमें पता लगा कि ये पौरव वंश के राजा हैं। ठीक है, इनमें बेसिकली आपको जो राजा यहाँ पे आपके 5 राजाओं के नाम मिले। सबसे पहला जो राजा है उसका नाम है विष्णुवर्मन। पहला कौन? यहाँ पे विष्णुवर्मन राजा है। पहली बार आया तो ये आपका प्रथम हो गया। ठीक है, पहला कौन पे आपका? विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन के बाद यहाँ पे जो दूसरा राजा है, एक राजा का मैं नाम लिखता हूं। ठीक है, इसका नाम है वृषवर्मन। वृषवर्मन दूसरा आपका वृषवर्मन। ठीक है, तीसरा जो आपका पे, ठीक है, उसका नाम हुआ अग्निवर्मन। अग्निवर्मन। चौथा जो राजा हुआ इसका नाम है ध्रुतिवर्मन। ध्रुतिवर्मन चौथा राजा हुआ। और 5वां जो राजा हुआ वो आपका हुआ विष्णुवर्मन। अब ये दोबारा आ रहा है तो हुआ सेकंड विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन ये हुआ सेकंड का मतलब ये नहीं कि ये आदमी दोबारा बन गया ना, मतलब इसी नाम का दूसरा आ गया है, तो उसको हम अपनी सहूलियत के लिए हम क्या पढ़ लेते हैं, उसका पे हम उसको विष्णुवर्मन यानी हम उसको सेकंड बोल देते हैं। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है? अब एक बात यहाँ पे और समझ, देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, जैसा आपका ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका यहाँ पे ये आपका मैंने आपको उत्तराखंड है, देखिए यहाँ पे ये उत्तराखंड है जो ये यशोवर्मन था, हर्षवर्धन का साम्राज्य, ठीक है, मतलब उसका सामंत ये कहाँ बैठता था, बेसिकली ये सिरमौर वाले एरिया में यहाँ रहता था। ये सिरमौर में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये सिरमौर वाले यहाँ ये रहा करता था। देखिए यहाँ पे यहाँ इसने एक राज्य भी स्थापित कर दिया था जिसको हमने कन्याकुब्ज बोला था, ठीक है। कौन सा राज्य यहाँ पे? कन्याकुब्ज इसने यहाँ पे एक राज्य भी स्थापित कर दिया था, ठीक है। और जब हर्ष था, हर्ष के टाइम पे यानी कि 647 इससे पहले इसका बहुत डंका भी यहाँ बोलता था, इस वजह से इसने क्या कर दिया, अपने क्षेत्र का भी विस्तार कर दिया और यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। और इसने अपने अधीन क्या कर दिया, यहाँ जोशीमठ में, कहाँ पड़ता है, चमोली के अंदर, जोशीमठ में इसने क्या कर दिया, अपना एक सामंत रखा, अपना किसने यहाँ पे सामंत रखा। मतलब देखिए ये खुद किसका सामंत है, हर्ष का, और इसने अपने अधीन क्या कर दिया, एक सामंत रख दिया है। कहाँ रखा? जोशीमठ में। इसका नाम आपका पे बसंत देव, इसका नाम क्या यहाँ पे, बसंत देव। बात आपको बल्ले बड़ी, ठीक है। तो सेम ऐसी यहाँ पे जैसे हर्ष को मरने के बाद इसने दगा कर दिया,
ठीक है। अब हर्ष जब मर गया तो इससे कोई डर नहीं रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी अनेक राज्य बन गए हैं, ब्रह्मपुर भी इसका विरोध कर रहा है, शत्रुनगर भी इसका विरोध कर रहा है, ठीक है, और गौविशान काशीपुर भी क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इसी चक्कर में उत्तराखंड के उत्तर में एक राज्य पड़ता था जिसे हम बोलते थे यहां पे, ये वाला राज्य, ठीक है। यहां पे एक राज्य हुआ करता, उसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीठ, ठीक है। यहां एक वंश था कारकटोई वंश, कारकटोई वंश, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यहां का रास्ता पे ललितादित्य मुक्तापीठ, देखिए जोड़ने के लिए बताना पड़ेगा फिर से हमें, मुक्तापीठ ये राजा हुआ करता था, ललितादित्य मुक्तापीठ, ठीक है। इसने क्या करती, जब हर्ष मर गया तो भैया अब यहां सिरमौर में, यहां पे कौन है, यहां पे यशोवर्मन है। अब इसके ऊपर से इसके सर से हाथ हट गया, किसका बोला आपने, यशोवर्मन के सर से किसका हाथ हट गया, हर्ष का हाथ हट गया। तो ये लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। जो यहां पे ब्रह्मपुर है आपका, ठीक है, गौविशान आपका इधर पे है, शत्रुनगर आपका इधर पे है, ठीक है। तो ये लोग भी इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और जब ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो भाई ये कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, ये तो इसका सामंत है, कौन यहाँ पे, ये बसंत देव है। तो ये ललितादित्य मुक्तापीठ ने क्या कर दिया, इधर आक्रमण कर दिया और इसकी हत्या कर दी। जब ये ललितादित्य मुक्तापीठ ने यशोवर्मन को मार दिया तो अब जो बसंत देव था इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, इसने अपने आप को आजाद कर लिया और इसने कहा कि भाई मर गया कौन, यहां पे यशोवर्मन मर गया, अब कोई नहीं है, यशोवर्मन फसोवर्मन कोई नहीं, अब तुम्हारा राजा जो हूं मैं ही हूं, ठीक है। सामंत क्या होता है, राजा के अधीन राजा, राजे के अधीन राजा, मतलब यहां के लोग के लिए वही राजा, लेकिन उसके ऊपर राजा एक और है, उसे हम जो नीचे वाला होता है इसे सामंत कहा गया है। इसी को मांडलिक राजा भी कहते हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे चंदोंदो में, उनको मांडलिक राजा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जब हर्ष मर गया तो इसने दगा कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, और जब ये मर गया तो बसंत देव ने दगा कर दिया और इसने एक नया राज्य बसा दिया अपने आप को स्वतंत्र करके, उसे बोला गया कत्यूर वंश। उसे क्या बोला यहाँ पे, उसे कत्यूर वंश कहा गया। बात आपको पल्ले पड़ रही, ठीक है। तो अब एक नया राज्य स्थापित हो गया है जो बसंत देव इसको चलाएगा। उसके बाद कौन कौन चलाएगा, क्या क्या इसमें होगा, ठीक है। एक धर्म राजवंश ये रहेगा, ठीक है। कत्यूर वंश से एक धर्म राजवंश रहेगा। जब तक इस वंश में धर्म रहेगा तब तक ये वंश रहेगा, जब इसमें अधर्म हो जाएगा तब ये वंश भी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि इस वंश के अंदर किसने धर्म किया है, किसने धर्म का पालन किया और किस तरह से इसका पतन हुआ, यानी कि अधर्म कहां से शुरू हुआ और कैसे इसने अपना अस्तित्व जो है वो खो दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना उसको, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इस सीरीज को हम आगे जारी रख ही रहे हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि थोड़ा सपोर्ट आप इसमें और करिए, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, देखिए ये आपका काम है, अब थोड़ा सा आप करेंगे, थोड़ा हम करेंगे, जब भी जाकर के चीजें बेहतर हो पाएंगी। वरना देखिए आप जब इसमें जब आपको ये पसंद ही नहीं आ रही होगी तो फिर इसको मैं पढ़ा के क्या करूंगा, फिर आप पढ़ के क्या करेंगे, जब इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ठीक है, थोड़ा सपोर्ट आप करिए, थोड़ा मैं करता हूं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपकी तैयारी में लगा हुआ हूं, बेहतर तैयारी आप कराऊंगा, बेहतर कंटेंट के साथ करूंगा, आलतू फालतू की बातें नहीं करूंगा, ठीक है। केवल टू दी पॉइंट जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं केवल वही आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, ठीक हो गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करके जरूर जाने का है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो इतना काम कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।